नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एसएसटी का पेपर 4 का सेक्शन सी। ए बी अपलोडेड है और अभी सेक्शन सी कर रहे हैं हम लोग। आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक ही हैं, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहे। और कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि एसएसटी के पेपर्स थोड़े जल्दी आप अपलोड कीजिए, उनके एग्ज़ाम्स कुछ आ रहे हैं, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू अपलोड द पेपर्स एज सून एज पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन सी बेटा। So question number 27, the question 27 is saying Lothal was an important port of India. Okay, explain the statement. Now, अब देखो बच्चों, मैं आपको फ्रेंडली बता दूँ कि 3 मार्क के हिसाब से ये आंसर बहुत छोटा है, ठीक है, बट टेक्स्ट बुक में इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। ओके, अब बच्चे मुझे वही मुझे मैसेज करेंगे, मुझे पता है कि मैम 3 मार्क में इतना छोटा आंसर कैसे लिख सकते हैं, बट एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है ही नहीं। बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आपसे 3 मार्क में पूछेंगे ही नहीं, वैलिड ही नहीं, क्योंकि इतना हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर। टेक्स्ट बुक के बाहर का इन्फॉर्मेशन तो बहुत कुछ हम ले सकते हैं, बट द पॉइंट इज दैट वी हैव टू स्टिक टू द टेक्स्ट बुक ना। ओके, तो उसमें इतना कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसके टेक्स्ट बुक में जितना था मैंने आपको उस हिसाब से ये आंसर दिया हुआ है। तो आई होप कि आप समझ सकते हैं कि चांसेस ही नहीं है इसका और ज़्यादा लेंथी करने का। तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो द लोथल इज सिचुएटेड इन डोलकाट तालुका, ठीक है, जो गल्फ ऑफ खंबात से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। अ ह्यूज डॉकयार्ड वाज कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटेड शिप इन द टाइम ऑफ हाई टाइड्स एंड द एट द लोअर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द टाउन, ठीक है। तो काफ़ी बड़े से डॉकयार्ड्स भी बनाए गए हैं शिप्स के लिए, जब हाई टाइड्स आती हैं उस दौरान प्रोटेक्शन के लिए। वेयर हाउसेज बनाए गए हैं जो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के लिए हेल्प करता है। और यही कुछ सजेशंस हैं जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि लोथल जो है वो काफ़ी रिच और प्रॉस्पेरस पोर्ट है गुजरात का और साथ ही साथ इंडिया का भी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का ऑप्शनल, राइट अबाउट द आर्ट ऑफ पिलर इंस्क्रिप्शन। देखिए, अब पिलर इंस्क्रिप्शन मतलब पिलर में जो कारीगरी की जाती है उसको हम पिलर इंस्क्रिप्शन कहते हैं। सो लाइक किंग अशोका हैज़ बीन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल किंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड, ये वहीं से शुरुआत हुई थी बेसिकली। ही गॉट प्रिपेयर्ड वेरियस इंस्क्रिप्शंस ऑन पिलर्स एंड रॉक्स, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता था ना कि पहले तो लाइक कैसे किताबें वगैरह है वो समझो कि जल जाए, गुम हो जाए बहुत सारी, बट दीवारों पे जो छिदवाया हुआ है और वो सब है तो वो बहुत सालों तक पड़ा रहता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो अभी आप लोगों ने शायद राम सेतु मूवी देखी हो, तो उसके अंदर आपको पता है बच्चा वो जब खोज में जा रहे हैं, राम की खोज में, तो वो एक गुफा में जा रहे हैं, गुफा के ऊपर ना कुछ एक अलग लैंग्वेज में कुछ उन्होंने दीवार पे देखा था लिखा हुआ है, और फिर उनको पता चला कि ये जो लैंग्वेज है वो तो लाइक 77 सेंचुरी के आसपास की है, तब तो राम जी होते थे। ओके, तो लाइक दैट कि क्या है ना कि जब इतना पुराना चीज़ होता है तो किताब वगैरह तो आप समझ सकते हैं कि एक टाइम पे तो वो ख़त्म हो जाती हैं, और अगर रहती भी है तो बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, लाइक मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो इसके लिए जो राजा वगैरह थे ना वो अपनी कुछ चीज़ें जो है वो पिलर्स और रॉक्स पे लिखवा देते, लाइक छिदवा देते थे। ओके, तो दैट इज कंसिडर्ड एज इंस्क्रिप्शन। दीज इंस्क्रिप्शंस वर हिज एडिक्ट्स विच डेबिक्ट अशोकास बिलीफ एंड फेथ इन द बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, ठीक है। तो उसके अंदर पूरा बुद्धि फिलोसॉफी जो है, बुद्धा फिलोसॉफी जो है वो पूरा इंकलकेट होता है। द पिलर्स स्पेशल अशोका प्रोवाइडेड एन एक्सीलेंट sources and are the best example of modern architect. Each pillar is made of single piece of sandstone, ठीक है, एक एक मतलब एक ही पीस से पूरा बना हुआ है पिलर। एंड द स्क्रिप्ट यूज ऑन द इंस्क्रिप्शन वॉज द ब्रह्मी स्क्रिप्ट, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं, ठीक है, तो हिंदी एक स्क्रिप्ट हो गई। ओके, लिखावट, संस्कृत एक स्क्रिप्ट, तो उस टाइम पे ब्रह्मी लैंग्वेज चलती थी तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा होता है। सच पिलर्स वर सिचुएटेड इन अम्बाला, मेरठ, ये कुछ जगहों के नाम हैं। ओके, इन सब पे आपको ये दिख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेमस वाराणसी काशी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। वाराणसी जो है वो खैर हमें तो पता है कि 7th सेंचुरी के दौरान से बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर द पिलग्रिमेजेस, एंड इट वाज आल्सो द फेमस एजुकेशन सेंटर, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें तो जो रिलीजियस सेंटर थे आर्यन कल्चर के उपनिषद वगैरह में, उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था। लाइक किंग ऑफ वाराणसी अजास्थुर वॉज द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ उपनिषदिक एज, मतलब उपनिषद जब चलता था, एंड ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द एजुकेशन। इट इज़ मैंशन इन व्यास संहिता, एक किताब है, दैट महर्षि वेद व्यास हैड हिज आश्रम इन वाराणसी, ठीक है, उनका आश्रम था वाराणसी में। लॉर्ड बुद्धा जो है उन्होंने भी वाराणसी चूज़ किया था फॉर द टीचिंग्स एंड ऑल दैट। तो इन शॉर्ट ये सब चीज़ें आप जब देखो तो आपको बहुत पुरानी किताबों में मिल जाएंगे कि इतने बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे, ठीक है, बुद्धा थे, ये थे, उन सब लोगों ने एजुकेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया था।
और इसके लिए वहाँ पे वो टीचिंग देते थे, कुछ सिखाते थे बच्चों को, तो दैट्स वाई इट वाज कंसिडर्ड एज अ गुड लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया और फेमस है। जो अभी उसके बाद शायद उनका नाम पड़ गया महात्मा गांधी वाराणसी यूनिवर्सिटी, एंड अभी शायद कुछ और उनका नाम है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द एजुकेशन। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द वल्लभी यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है वो वल्लभीपुर में है, जो भावनगर गुजरात में है। ओके, और अगेन ये काफ़ी फेमस है एजुकेशन के तौर पे। 7th सेंचुरी में तो बहुत ज़्यादा फेमस थी। द रूलर्स एंड द पीपल ऑफ वंश डायनेस्टी जो है उन्होंने ही वल्लभी बनाया था फॉर द एजुकेशन सेंटर, और वहाँ पे बेसिकली नॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन पे ज़्यादा फोकस करते थे। वल्लभी वॉज द सेंटर ऑफ हिनाया cult of the Buddhist religion. Buddhist scholars like श्रीमती गुणमती वर अमोंग द मोस्ट रिन्यूड। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ के फिलोसोफर्स थे, स्कॉलर्स थे, तो ये पूरा उसी के ऊपर ही है। ओके, द ब्राह्मण स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिस्टेंस एरियाज ऑफ गंगा यमुना से दूर दूर से लोग जो थे, वो बच्चे जो थे वहाँ पे आते थे। यहाँ तक कि जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे आयसेंग, उन्होंने ये नोट किया कि वल्लभी जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी जो काफ़ी फेमस है, ठीक है, उसे कम्पीट कर रही है। और वल्लभी जो है वो कैपिटल भी है, और वहाँ पे इंटरनेशनल पोर्ट भी है, पोर्ट भी था वहाँ पे 480 से 775 AD के बीच में। द रूलर वल्लभी बिलोंग टू द मैत्राक डायनेस्टी। ठीक है, ये उनके शासन का नाम है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इवन दोज दीज रूलर्स वर नॉट बुद्धिस्ट। ठीक है, बट फिर भी उन्होंने वल्लभी यूनिवर्सिटी को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प की थी। ओके, फिर 1775 में अरब ने, ठीक है, मैत्राक्स को अटैक किया था और उनको डिफीट कर लिया, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी जो है वो बंद हो गई। द यूनिवर्सिटी हैड अ ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग नेम्स ऑफ फेमस स्कॉलर्स ऑन द यूनिवर्सिटी गेट। ठीक है, वहाँ पे ये ट्रेंड था कि जो भी फेमस स्कॉलर्स जो थे वहाँ के, उनके नाम जो थे वो गेट पे लिखे जाते थे लिटरली। और जो स्कॉलर्स यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते थे, दे यूज टू डिस्प्ले देयर इंटेलिजेंट स्किल्स टू द किंग्स, और बहुत अच्छा खासा कोर्ट में, मतलब कि राजा के वहाँ पे उनको अच्छा खासा जॉब मिल जाता था और बहुत अच्छे से पैसे कमाते थे। तो इसमें मान शान सम्मान सब कुछ आ जाता है। नॉलेज, वर्शिप, स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये सब इस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे से फॉलो होता था, एंड इसकी वजह से पूरे इंडिया में ये फेमस थी और अब्रॉड में भी फेमस थी यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स जो थे इंडिया के, अब्रॉड के, वो यहाँ पे लिटरली पढ़ने आते थे, एंड इट कंसिडर्ड एज ए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन द रियल सेंस। जैसे अभी हम लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते, कैम्ब्रिज की बात करते, उस टाइम पे वल्लभी यूनिवर्सिटी की काफ़ी चर्चा होती थी पूरी दुनिया भर में। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म नेशनल रिसोर्सेज। अब नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, उसको हम कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज। जैसे वाइल्ड लाइफ हो गया, रेलवेज हो गए, ठीक है। फिर आता है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग इसका मतलब कि वो फार्मिंग जो मैकेनाइज टूल्स, मतलब कि अच्छे खासे आप टूल्स ले लो, ठीक है, उससे आप कर सकते हो, लाइक ट्रैक्टर वगैरह हो गया। इरिगेशन अच्छा है, केमिकल, फर्टिलाइज़र, मैन्योर, पेस्टिसाइड सब अच्छे से आप करते हो, तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। और जो कैश क्रॉप्स होते हैं जैसे कि कॉटन, टोबैको, रबर, ये जो है वो ज़्यादातर इस फार्मिंग में ग्रो किए जाते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग में लाइक हम कहते हैं और पर हेक्टर प्रोडक्शन नेट्स ऑन एरिया हैज़ इंक्रीज ड्रास्टिकली। उसके लिए इसको हम कमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें अच्छा खासा पैसा मिलता है। फिर आता है शिफ्टिंग या तो जूम फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फर्स्ट अ पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर बाय कटिंग एंड बर्निंग ट्रंक ब्रांचेस ना, मतलब इनसे पहले फॉरेस्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर 2 or more 3 years। व्हेन जब भी जैसे जो सॉइल है, ठीक है, उसकी जब फर्टिलिटी कम होती जाती है, तो फार्मर्स जो है उस लैंड को लीव कर लेते हैं, फिर सेम मेथड, फिर कहीं और जाएंगे, फिर वो फॉरेस्ट देखेंगे, देन अगर उसको कट करेंगे, तो इस तरीके से वो लोग जगह बदलते रहते हैं। ओके, तो इसको हम कहते हैं जूम फार्मिंग या तो फिर शिफ्टिंग फार्मिंग, शिफ्ट होता रहता है। या द पर हेक्टर प्रोडक्शन इज लो, सीधी सी बातें कम होगा, क्योंकि आप हर बार एरियाज बदलते रह रहे हो, उसी को फर्टाइल नहीं कर रहे हैं। जैसे ही सॉइल इनफर्टाइल होता गया, वो उस एरिया को लीव कर लेते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला मिक्स का मतलब तो यही कि सेक्टर 6 था, ठीक है, तो इट्स कंसिडर एज द को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द सेक्टर, जिसमें प्राइवेट, पब्लिक और ज्वाइंट सेक्टर सब एक साथ आ जाते हैं। फिर आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। मिक्स इकोनॉमी में दूसरा सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, कोऑपरेटिव। इसका मेन एम होता है और द फॉर्मल सेक्टर इज दैट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा हेल्प कर लेती है, कोऑपरेट कर लेती है, लाइक एग्रीकल्चर में हो गया, ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, उसके अंदर। फिर आता है फ्रीडम एंड कंट्रोल।
यहाँ पर लोग मतलब जो लोग बिजनेस करते हैं उनके पास फ्रीडम भी होती है कि वो चीज़ें बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, अपना ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एज़ पर द डिमांड। बट यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस भी की जाती है। इसका मतलब कि कुछ एरियाज़ जो हैं वो नहीं, मोनोपोली मतलब एक ही कम्युनिटी या एक ही इंसान या एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वही सब कुछ चीज़ें चला रहा है, उसके कम्पीट में कोई और नहीं खड़ा रह सकता। अगर होता भी है लोअर सेक्टर का तो वो उसको ज़्यादा क्या बोलते हैं, हेल्प नहीं मिलती, जिससे वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता। फिर आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर ये जो है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी करता है इसके अंदर। तो जितने भी सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, वो इकोनॉमिक प्लान को, ठीक है, स्टेट का या क्या, वो सब लोग फॉलो करते ताकि उनका टारगेट और जो गोल है वो अचीव हो जाए। ये इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होता है, बट एक जनरल गाइडलाइन होता है, ठीक है, जो लोगों को लाइक बिजनेसमैन को हेल्प करता है फॉर द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर आता है सोशल वेलफेयर। सो मेन एम दूसरा मिक्स इकोनॉमी का है सोशल वेलफेयर, मतलब समाज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनका मेन काम होता है कि जो वेल्थ गैप, मतलब जो पैसों की गैप है कंट्री के अंदर, छोटा बड़ा ना, गरीब अमीर, वो कम हो जाए, ठीक है, इनइक्वलिटी सोसाइटी से कम हो जाए, पॉवर्टी, गरीबी जो है वो कम हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। तो ये इसका मेन एम है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब लाइक सी इन द कन्वेंशनल यूसेज द टर्म लैंड इंडिकेट्स द अपर लेयर। नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, लैंड मतलब कि अर्थ क्रस्ट का ऊपर का लेयर, पर इकोनॉमी के अंदर जो लैंड है उसको हम नेचुरल फैक्टर मानते हैं। बिसाइड्स एग्रीकल्चर लैंड, इसके अंदर फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर, जितने भी लैंड आते हैं पानी के, वो सब कुछ आ जाते हैं, एज वेल एज कि जहाँ से मिनरल निकलता है वो भी लैंड जो है वो कंसिडर हो जाता है, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग द प्रोडक्टिव थिंग्स। सो इसके लिए हम इनको नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। अब लैंड तो खैर देखिए वो तो फ्री गिफ्ट है नेचर से हमें मिला हुआ। ओके, सो ओइंग टू द स्कैरसिटी इट हैज़ बिकम अ प्राइस्ड कम्युनिटी। अब धीरे धीरे हमने चीज़ें इतनी यूज़ करते गए तो थोड़ी सी कमी आने लगी है, जिसकी वजह से अब इसको हम लोग प्राइस्ड कम्युनिटी बोलते हैं। इसका मतलब कि जो लैंड है वो लिमिटेड है, उसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें उस लैंड का बहुत एफिशिएंट, मतलब बहुत अच्छे से यूज़ करना है बाय मेकिंग द प्रॉपर प्लानिंग, टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। अब जैसे हमने पता है लैंड जो इमोबाइल है, मतलब उसको तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ना यहाँ से वहाँ, ठीक है, उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्टिलिटी, लैंड का यूज़फुलनेस, ये प्लेस टू प्लेस अलग अलग होता है। जैसे कि लैंड इन रन ऑफ कच्छ वो कम फर्टाइल होती है कंपेरिजन होता है गैंगेटिक प्लेन्स। तो इसके लिए जो मिनरल्स ऑयल अवेलेबल होंगे वो वहाँ पे होंगे। ओके, हैज़ मेड द डेजर्ट इन वेस्ट एरिया वेरी प्रीशियस। तो वो वाली एरिया काफ़ी वेस्ट एशिया काफ़ी प्रीशियस है, क्योंकि वहाँ पे हमें ऑयल की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि लैंड जो है वो काफ़ी नेचुरल है और हमें काफ़ी यूज़फुल है, तो हम उसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो अब एडवांटेज की बात करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द FDI, ठीक है, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ग्लोबलाइजेशन का मतलब भी तो होता है ना कि पूरी दुनिया भर से आपका ताल्लुक बना रहता है फॉर ट्रेडिंग पर्पस। क्वालिटी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज हैव बिकम अवेलेबल इन इंडिया। ओके, कैपेबिलिटी हैज़ बिन बिल्ट अप टू विथस्टैंड कंपटीशन, ठीक। ग्लोबलाइजेशन में आपके पास एक ताकत मिलती है और आप में अगर शक्ति है तो आप compete कर सकते हो बाकी देशों के साथ भी। ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो आपको हेल्प करेगा कि आप रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ कर लो। जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती है उनको डेवलपमेंट का चांस मिल जाता है। नेशंस के बीच में ट्रेडिंग अच्छे से हो जाती है। ट्रेडिंग अच्छे से होती है तो मतलब दोस्ती जो है वो बनी रहती है। और ग्लोबलाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छे से क्रिएट करता है। अब डिसएडवांटेज ये है कि जितना अपन सोचते हैं कि पॉवर्टी कम होगी या वो जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की वो कम होगी, उतना कम नहीं होती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में इट्स समवट की लाइक पुअर कंट्री, ठीक है, अभी 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 तो बेचारी डेवलप होना शुरू कर रही है, तो इसके लिए उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है, वो इतना कम्पीट नहीं कर पाती हैं। एंड इट में लीड टू आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब। अब इससे क्या होता है ना कि अपने कंट्री में कोई काम नहीं है तो जो लोग हैं वो दूसरे कंट्री में जाएंगे काम करने के लिए, तो इसमें हमारी कंट्री का नुकसान हो गया ना। अच्छे खासे इंटेलिजेंट जो लोग बाहर चले जाएंगे तो हमारी कंट्री या कोई भी एक स्पेसिफिक कंट्री कैसे ग्रो करेगी। तो वेल्दी पीपल जो है वो वेल्दी होता रहता है, पुअर जो है वो पुअर ही रहता है, उसको इतना ज़्यादा पाथ सही नहीं मिलता है। एंड इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज।
अब देखो इंडस्ट्रीज वगैरह बनेगी तो बट ऑब्वियसली एनवायरमेंट तो आता ही है, ठीक है, वो तो ये तो आपको पॉइंट लिख ही देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंज्यूमर्स सोसाइटी इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, सो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनविसेज वन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंज्यूमर सोसाइटी, वो तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल सब पे है, ठीक है। ये नॉन प्रॉफिटेबल होती है, नॉन पॉलिटिकल होती है, मतलब इस पर कोई भी ऐसे नहीं षड्यंत्र नहीं रचा जाता है, कोई भी इसके अंदर प्रॉफिट नहीं देखता है। द कंज्यूमर्स देमसेल्व्स टेक एन इनिशिएशन इन द एस्टेब्लिशमेंट, दे सर्व एज अ वॉच डॉग एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड, ठीक है। तो ये जो सोसाइटी है वो बेसिकली कंज्यूमर्स ने खुद ने ही बनाई हुई है, वो इस तरह के जो दूसरे कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट कर पाए, उनके साथ जो है वो एक्सप्लोटेशन ना हो इसके लिए। तो दैट्स वाई वो कंज्यूमर्स को एजुकेट करते हैं, उनके जो राइट्स है उनसे उनको अवेयर करवाते हैं, उनको सजेशंस भी देते हैं रिगार्डिंग एवरीथिंग। तो ये सब कुछ उसके लिखा हुआ है, और ऐसे बहुत सारे पत्रिकाएं जो है वो पब्लिश भी की जाती है, लाइक ग्राहक सुरक्षा, इनसाइड द कंज्यूमर, ग्राहक मंच, ऐसे करके, ताकि कंज्यूमर्स को अवेयरनेस हो। देन दे हेल्प कंज्यूमर इन फिलिंग कंप्लेंट, ठीक है। अब कुछ जैसे कि आपको 4 दिन पुरानी ब्रेड दी गई, ठीक है, उसका एक्सपायरी डेट तो ऑलरेडी हो गया था, फिर भी आपको ब्रेड दी गई और आपको पता ही नहीं है कि एक्सपायरी डेट भी देखा जाता है। तो आप अगर उसमें भी खा पा लिया और कुछ प्रॉब्लम हो गई ना, बीमारी वगैरह हो गई, तो आप कंप्लेन कर सकते हो। तो अभी आपको पता नहीं होता ना कि कहाँ कंप्लेन करना है, तो ये कंज्यूमर सोसाइटी आपको हेल्प करेगी, कंप्लेन कहाँ रजिस्टर करना है, ठीक है, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपको प्रोसीड करना है कंज्यूमर कोर्ट्स में, वो आपको हर एक चीज़ बताती रहेगी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द कंज्यूमर सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द प्राइस राइज ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब क्या क्या इफेक्ट्स है प्राइस राइज के, तो देखिए अब प्राइस राइज का इफेक्ट का अगर हम बात करते हैं तो इट लीड्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी। अब प्राइस अगर बढ़ेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, तो जो वैल्यू है मनी की वो कम हो जाएगी। डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर लीडिंग टू रिड्यूस सेविंग, ठीक है, आप उतना सेव नहीं कर पाओगे। द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल डिस्करेज एंटरप्रेन्योर फ्रॉम टेकिंग, अब जब कैपिटल इतना होगा ही नहीं, ओके, तो क्या होगा ना कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो रिस्क ले ही नहीं पाएंगे कि हम कुछ काम कर पाएँ। एज अ वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन प्रोग्रेसिवली द मनी पीपल चेंज देयर ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जब पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी तो जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो अपना इन्वेस्टमेंट का तरीका जो है वो बदल देंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड में, रियल स्टेट में, ठीक है। अब जब ऐसे करेंगे तो उनके पैसे एक जगह पे सिक्योरली, लाइक अपन बोले फंस गए, तो उनके पास जो हम मतलब कैश फ्लो वो तो है ही नहीं। जब कैश फ्लो होगा ही नहीं तो वो किसी को दे ही नहीं पाएंगे ना, भले इंटरेस्ट पे, बट वो दे ही, उनके पास ही उतना कैश फ्लो नहीं है। सो फॉर वांट ऑफ कैपिटल न्यू इंडस्ट्रीज आर नॉट स्टार्टेड विच हॉल्ट्स जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या कैपिटल नहीं है तो जो नई इंडस्ट्रीज़ जो है वो बन नहीं सकती हैं, ठीक है। जब देखो आज आपको कोई अपनी इंडस्ट्री खोलनी है, तो बच्चों आपके पास कोई घर पे कोई आपके पास ना 50 लाख नहीं होंगे और आपने इन्वेस्ट कर लिया, ऐसा होता ही नहीं है। आप अपने लगाओगे 5, 7, 10 लाख रुपए, बाकी आप मार्केट से लेते हो, ठीक है। मार्केट से लेने का मतलब है कि आप उसको इंटरेस्ट पे लेते हो। अब जब मार्केट में पैसा ही नहीं होगा तो आप कैसे अपना वेंचर ओपन कर सकते हो। तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइस राइज, ठीक है। जब दाम बढ़ते हैं तो वैल्यू जो होती है मनी की वो गिर जाती है। अब जब गिर जाएगी तो लोग क्या करेंगे, लोग उनको रियल एस्टेट लाइक कोई वैल्यू गिर गई ना, तो मतलब चीज़ सस्ती हो गई तो क्या करेंगे लोग जो है ना वो उनको गोल्ड ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, तो वहाँ पे अपने पैसे फिक्स कर लेते हैं। तो कैश फ्लो तो होता ही नहीं है। तो कैश फ्लो नहीं होगा तो आप जब किसी से इंटरेस्ट पे पैसे लेने जाओगे तो बोलेंगे भाई साहब हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमने तो पूरा इन्वेस्टमेंट कर लिया, क्योंकि उनको पता है कि अभी नहीं तो फिर 5 साल के बाद तो वो ग्रो करेगा तो मुझे अच्छा खासा अमाउंट रिटर्न मिल जाएगा, तो इसके लिए वो आपको कैश फ्लो देते ही नहीं है। ओके, तो दीज आर समथिंग सम इफेक्ट्स। चलिए नेक्स्ट 33, विच थिंग्स अराउंड अस हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो हमारे आसपास कौन सी चीज़ें होती है जिनका काफ़ी भयंकर असर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। तो अब ये जो जनरली है ना वो टोटली अनहेल्दी थिंग्स है, लाइक प्रेग्नेंट वूमेन जो है वो बेचारी सफ़र कर रही है मालन्यूट्रिशन से, वो खाने का ही नहीं है। जो बच्चे हैं वो अंडरवेट पैदा हो रहे हैं, ठीक है, माल न्यूट्रिशन कुपोषण से बच्चे जूझ रहे हैं। जो लोग हैं जो फार्मर्स है सुसाइड कर रहे हैं, स्टारवेशन डेथ हो रही है, ठीक है। चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी इसका मतलब ये लाइक जूनियर और सीनियर जो स्कूल्स होते हैं ना, प्ले ग्रुप्स, बच्चे वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए बच्चे जब वहाँ स्कूल्स में नहीं जाएंगे तो उनके पास पढ़ने और लिखने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, ठीक है, वो नहीं रहेगी तो बच्चे फिर क्या करेंगे, चाइल्ड लेबर में चले जाएंगे। चाइल्ड लेबर इज़ द कॉज ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जिससे अब पूरा देश जो है वो बर्बाद हो जाता है। क्योंकि
बच्चे देश का फ्यूचर होता है, जब वही अनपढ़ रहेगा तो देश का फ्यूचर कैसे अच्छा हो सकता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो पेरेंट्स है वो अपनी बच्चियों को हायर एजुकेशन के लिए मना कर लेते हैं कि कहीं दूर नहीं जाना है, एडुकेटेड एंड अनएडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, ठीक है। फिर होता है दैट ड्यू टू एक्सीडेंट्स पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक एलिमेंट्स। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं HDI पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर, किसी देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। ओके, माइनॉरिटीज़ क्या होता है? माइनॉरिटीज़ मतलब ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ठीक है, ये जिनकी संख्या ना कम होती है, जिन लोगों की संख्या कम होती है उसको हम कहते हैं माइनॉरिटीज़। ऐसा नहीं कि हर जगह पे, लाइक एक स्टेट के हिसाब से। जैसे एग्जांपल दिया है, गुजरातीज़ जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जो है वो मुंबई है ना, तो वो अपनी महाराष्ट्रियन लैंग्वेज बात करेंगे। वहाँ पे जो गुजराती होंगे तो वहाँ पे माइनॉरिटी होंगे। अब गुजरात में हम मेजोरिटी हैं गुजराती, ठीक है, तो कोई और कास्ट होगी या कोई और लैंग्वेज होगी वो माइनॉरिटी हो जाएगी, तो कम संख्या वाली। ओके, तो इस पर उनको क्या क्या दिया गया, लेकिन जैसे एक्चुअली तो देखो इंडिया जो है सेकुलर स्टेट है, तो इसका मतलब कि कोई भी ऑफिशियल रीजनल स्टेट ऐसा है ही नहीं। ओके, तो बेसिकली वो प्रॉमिस करता है कि आपको जहाँ पे भी जाओगे तो आपको सोशल जस्टिस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा। राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 to 18 है उसके अंदर पूरा एलोबरेट भी किया गया है कि स्टेट जो है, ठीक है, वो आपके डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, फॉर द एम्प्लॉयमेंट या कुछ भी पब्लिक प्लेसेस को आप यूज़ करें, आपको कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो प्रोविजंस दिए हुए हैं। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द आर्टिकल 24, ठीक है, जहाँ पे जो पर्सन है अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करता है एंड टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस अ रिलीजन तो वो कर सकता है, वो फंड्स कलेक्ट कर सकता है। नो रिलीजन इंस्ट्रक्शंस कैन बी इम्पार्टेड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दैट रिसीव फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द स्टेट। ओके, आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स एजुकेशनल कल्चरल राइट्स, सबको मिल सकते हैं। आर्टिकल 30 जो है प्रोवाइड करेगा दैट आप खुद के माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बना सकते हो। जैसे आप देखते होंगे ना, क्रिश्चियन एक्चुअली माइनॉरिटी में आता है, तो आप देखिए सेंट जेवियर स्कूल हो जाता है, ठीक है, सेंट एन स्कूल हो जाते हैं, ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जो क्रिश्चियन द्वारा चलाए जाते हैं। फिर दूसरे जैसे मुस्लिम का है तो मैं ये सेंट लोएला, ठीक है, ये जो है, तो ये स्कूल्स जो हैं वो थोड़े बहुत मुस्लिम्स के थ्रू भी, तो ये दोनों माइनॉरिटी में आते तो उनके पास अधिकार है। आर्टिकल 30 में प्रोवाइड किया गया कि आप अपने रिलीजियस के बेसिस पे भी स्कूल्स आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोविजंस। तो आई होप आपको समझ में आ चुका, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको कम्प्लीटली फटाफट से एक्सप्लेनेशन दी है। सो चलो बच्चों, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, सेक्शन D के साथ। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। पॉजिटिव कमेंट्स तो हमारे लिए लाइक एक बूंद की तरह होते हैं। सो चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग।